हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर 2 कंट्रोलिंग। अब तक हम लोग मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग लेक्चर 1 में कर चुके हैं और लेक्चर 2 में आज हम लोग करेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन। रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपका आता है प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। छोटा सा चैप्टर है, इस वजह से आप इस पे अच्छे से कमांड करें। इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हम सब जानते हैं प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे ढंग से प्लान करना, उसके बारे में कोई भी टारगेट या स्ट्रेटजी बनाना। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी अब तक हमने प्लान करा है उसको देखना कि हम लोगों का प्लान बिल्कुल अप टू मार्क है या नहीं है। उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग कंट्रोलिंग में देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डिस्क्राइब एज इनसेपरेबल ट्विन्स। आप सपोज करो, आप सुबह के टाइम उठने की प्लानिंग करें कि हम 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 6 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, मगर आप उस टाइम टेबल को या सुबह उठने को कंट्रोल ही ना कर पाए तो आपका कोई भी टारगेट फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आपने अगर अपना टाइम टेबल बनाया, इट्स अ प्लानिंग, लेकिन उसे कंट्रोलिंग की भी जरूरत है ताकि आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकें। इसीलिए मैनेजमेंट में प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इनसेपरेबल कहा, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग वेस्ट है। This means that they are closely connected and function together to achieve organization goal. प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने में हेल्प करती है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी वंस अ प्लान इज ऑपरेशनल टू मॉनिटर प्रोग्रेस। आपने प्लानिंग करी, आपने प्लानिंग को बहुत बार देखा, आपने प्लानिंग में अपना सारा बेस्ट दिया। अब उस प्लान को जब आपने एक्टिवेट करा तो उसको मॉनिटर करने की भी जरूरत है और यहां पर कंट्रोलिंग का रोल शुरू हो जाता है। आइडेंटिफाइंग डेविएशंस, प्लानिंग में आने वाले जो भी हमारे गैप्स हैं या जो भी डेविएशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको देखना एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। और इस प्लानिंग में जहां भी गड़बड़ी हो रही है उसको देखने के बाद सही स्टेप्स लेना। इट एंश्योर दैट इवेंट्स अलाइन विद द एस्टैब्लिश्ड प्लान। और जब हमारी कंट्रोलिंग अच्छी होगी, आने वाले प्लानिंग में जो भी लैक होगा उसे ठीक करेंगे, तभी हम ये मानेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो एस्टैब्लिश्ड प्लान से मैच करेगा। प्लानिंग इज सीन एज ए प्रीक्यूसाइड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमेशा कंट्रोलिंग से पहले आता है। ऑफ कोर्स पहले आप प्लान करते हैं और उसके बाद ही आप चीजों को कंट्रोल करते हैं। विदाउट अ प्लान देयर इज नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। अब जब तक आप कोई प्लान नहीं करोगे तो कंट्रोल किसे करेंगे, कुछ भी नहीं। खुद सोचिए, जब आप टाइम टेबल प्लान करते हैं तभी तो आप उसे कंट्रोल करते हैं। आप कहें कि हमने पढ़ाई को कंट्रोल करना है बट टाइम टेबल कहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिना प्लानिंग के हम लोग कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। because there is no predetermined standard to compare actual performance against। प्लानिंग में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर हम अपने आज के एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर हम उनको कंपेयर करते हैं। प्लानिंग इज डिस्क्राइब एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग। प्लानिंग में हम लोग चीजों को सोचते हैं एंड एनालिसिस टू प्रिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ एक्शन। और उस सोचे हुए टारगेट को पूरा करने के लिए जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको भी हम डिसाइड करते हैं। Controlling, on the other hand, evaluate whether the decision have been translated into desired action। और जबकि कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्शन में ला सकते हैं या नहीं। इमेजिन यू हैव अ स्कूल प्रोजेक्ट टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पार्टी। आपके पास एक स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपनी क्लास में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। प्लानिंग इज लाइक मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड फॉर पार्टी। आपने क्या किया, एक प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर ये देखा कि आपको पार्टी में किन किन चीजों की जरूरत है। डेकोरेशन, स्नैक्स, गेम्स, आपने सब चीजों की लिस्ट बनाई, सब चीजों के बारे में प्लान करा।
इट्स डिसाइडिंग हु विल डू दैट, और आपने ये भी प्लान करा डेकोर का काम कौन करेगा, स्नैक्स कौन लेकर आएगा, गेम कौन खिलवाएगा। नाउ लेट्स से द पार्टी डे कम एंड यू नोटिस द डेकोरेशन आर नॉट एज यू प्लान। अब जिस दिन आपका पार्टी के दिन है, आपने देखा कि डेकोर उस टाइप की हुई ही नहीं है जैसे आपने प्लानिंग करी है। देयर आर नॉट इनफ स्नैक्स, और इवन देन स्नैक्स भी प्रॉपर नहीं है। दिस इज वेयर कंट्रोलिंग कम्स, यहां पर आपका कंट्रोलिंग का रोल शुरू होता है। इट्स लाइक चेकिंग इफ एवरीथिंग मैचेस द प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि इन देखना कि आपका जो प्लान है चीजें उसके अकॉर्डिंग हो भी रही हैं या नहीं हो रही है। मतलब पार्टी में डेकोर एज पर प्लानिंग है या नहीं है, स्नैक्स एज पर प्लान है या नहीं है, ये सब चीजें कंट्रोलिंग चेक करता है। You measure what's happening at the party against what you decided before. अब आपने ये देखा कि जो आपने डिसाइड करा था और इस टाइम पार्टी में क्या है। If things are not going as expected, you might need to take corrective action. अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपका डेकोर, आपका स्नैक्स एज पर प्लान नहीं है, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। लाइक गेटिंग मोर स्नैक्स और फिक्सिंग द डेकोर। आपके स्नैक्स में जहां कमी है आप उनको बुलाओ, मंगाओगे, सॉरी, और इसके अलावा डेकोरेशन को भी अपलिफ्ट करोगे। सो विदाउट प्लानिंग यू वॉन्ट नो व्हाट टू गेट। अब प्लानिंग आपने करी है तो आपको ये पता लग गया कि पार्टी में क्या क्या चाहिए, but without controlling the party might not be as awesome as you wanted. अब बिना कंट्रोलिंग के पार्टी वैसी हो ही नहीं सकती जैसी आप चाहते, एज पर प्लान हो ही नहीं सकती। जस्ट लाइक दिस इन द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट, अब इसी चीज को मैनेजमेंट में देखते हैं। प्लानिंग इज मेकिंग द पार्टी प्लान and controlling is making sure the actual party matches the plan. They work together to make sure everything goes smoothly. मैनेजमेंट में भी हम जो भी टारगेट डिसाइड करते हैं प्लानिंग, और वो टारगेट एज पर डिसीजन हो रहे हैं, मैनेजमेंट इस चीज को देखने के लिए कंट्रोलिंग को यूज करता है। Thus, planning and controlling are interrelated and in fact reinforce each other in the sense. अब दोनों के दोनों इंटररिलेटेड हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। सो हम लोग ये कह सकते हैं प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक कंट्रोलिंग इजियर। जब भी आप प्लानिंग फैक्ट्स के ऊपर करेंगे, आप प्लानिंग हर एक चीज को सोच समझ के करेंगे तो कंट्रोलिंग इजियर होगी, इफेक्टिव होगी। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लान, आपके प्लानिंग से फ्यूचर टारगेट पूरे होने चाहिए, कंट्रोलिंग उसमें हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डेराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। और कंट्रोलिंग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही फ्यूचर के टारगेट्स को पूरा कराने में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस हैं। Now the next question is explain the process of controlling, and this is the last question. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक केस स्टडी इससे रिलेटेड आती है। कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में ये 5 स्टेप हैं। ऑलवेज रिमेंबर प्रोसेस हमेशा आप लोगों को ऑर्डर में लिखना होता है। ऑर्डर में क्यों होता है? अगर आपसे मैं ये कहूं कि बेटा चाय कैसे बनाते हैं, आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि सर चाय छान लो। मैं आपसे क्या पूछूंगा, बेटा गैस कब जलाई थी, चाय पत्ती कब डाली थी। उसी तरीके से आप कभी भी लास्ट स्टेप को पहले और पहले स्टेप को लास्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस में। आपको हमेशा प्रोसेस ऑर्डर में ही करना है। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। So the first is setting performance standard. The first step in the controlling process is setting up of performance standard. Controlling में हम हमेशा ये देखते हैं कि जो भी हम काम परफॉर्म करने वाले हैं उसके स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। सपोज आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 98% का टारगेट रखते हैं और इसी को हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। स्टैंडर्ड को आप चाहे तो क्वांटिटी नंबर्स में सेट कर सकते हैं या क्वालिटी में भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू ऑन अ टॉय फैक्ट्री, आपकी एक टॉय फैक्ट्री है एंड यू वांट टू मेक द बेस्ट टॉयज इन द टाउन, और आप चाहते हैं कि शहर में आपके टॉय सबसे अच्छे।
फर्स्ट यू डिसाइड ऑन सम रूल्स और स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने टॉयज बनाने कुछ स्टैंडर्ड सेट करें। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, यू सेट अ रूल ऑन हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक ईच टॉय। आपने सबसे पहले अपना ये स्टैंडर्ड सेट करा है कि एक टॉय बनाने में कितनी कॉस्टिंग आएगी। डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ टॉयज, आप एक दिन में कितने टॉयज बनाएंगे। यू ऑल्सो सेट अ टाइम लिमिट, और इसके अलावा आपने टाइम लिमिट को भी सेट करा। अब ये सारे के सारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे ये सब हमारे क्वांटिटी में है। क्वालिटी में कैसे हो सकते हैं? नाउ थिंक अबाउट हाउ हैप्पी योर वर्कर्स आर। अब आपने ये भी देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब खुश रहने चाहिए। इसको हम लोग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, जब भी आप टारगेट सेट करें, अ मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्वांटिटी में ही उसको सेट करें, एज दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस मच इजियर। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपैरिजन है टारगेट का और एक्चुअल का, इन दोनों का कंपैरिजन इजी हो जाएगा। For example, we need to reduce the number of toys with defect from 10 in every 1000 to 5 in every 1000। आपकी फैक्ट्री जो टॉयज बना रही है उसमें 1000 में से 10 टॉयज पहले खराब आते थे, लेकिन अब आपका टारगेट है कि इन्हें 5 तक लेकर आ जाए। दैट्स अ स्पेसिफिक गोल एंड यू कैन मेजर इट। It is important that standard should be flexible enough to be modified whenever required। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हमेशा इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप जब चाहें उनमें चेंजेस ला सकें। ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, अब आपके स्टैंडर्ड फिक्स ना होकर फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को हम डायनेमिक बोलते हैं। तो जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो टारगेट्स भी चेंज हो जाने चाहिए। अब पहले स्टेप के अंदर आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिया। सेकंड स्टेप के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट, आपने एक बार टारगेट सेट कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब उसके बाद आप एक्चुअली क्या इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको चेक करते हैं। लाइक आपका स्टैंडर्ड है 98% मार्क्स लाने का, लेकिन इस टाइम एक्चुअली आपने अपने हाफ ईयरली में देखे कि आपके सिर्फ 78% मार्क्स हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, हाफ ईयरली में मेजर करना कितने मार्क्स हैं, दिस इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देयर आर सेवरल टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, कोई सैंपल चेकिंग भी कह सकते हैं, या कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कह सकते हैं। It generally believe that measurement should be done after the task is complete। हमेशा आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को तब मेजर करिएगा जब आपका काम पूरा हो जाता है। However, whenever possible, measurement of work should be done during the performance। लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर पॉसिबल है तो काम को बीच बीच में भी चेक करते रहना चाहिए। Imagine you on a cookie factory and you want to make sure each cookie is perfect। आपकी कुकीज की फैक्ट्री और आप चाहते हैं कि एक एक पीस बिल्कुल परफेक्ट हो। आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द स्टैंडर्ड लाइक हाउ मेनी चॉकलेट चिप्स ईच कुकीज शुड हैव, आपने ये सेट करा कि कितने चॉकलेट चिप्स होने चाहिए एक कुकीज में। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी टीम से इस बारे में बात करें और उन्हें बताएं। यू डिसाइड टू काउंट द चॉकलेट चिप्स ऑन ए सैंपल ऑफ कुकीज। आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जितने भी आपके चॉकलेट चिप्स हैं कुकीज पर लगे हुए उनको काउंट करना शुरू करा, टू मेक श्योर दे मीट योर स्टैंडर्ड। सिर्फ इस बात के लिए कि अगर आपने जितने डिसाइड करें उतने कुकीज पर चिप्स हैं या नहीं है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल ऑल द कुकीज आर बेक्ड, आपने सारी कुकीज बेक्ड होने की वेट नहीं करी, एक या दो पहले ही एज ए सैंपल चेक कर लिया। यू चेक अ फ्यू ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस टू कैच एनी इशू अर्ली ऑन। इससे क्या हुआ कि अगर कुकीज की प्रोसेसिंग में चॉकलेट चिप्स लगाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ही चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। In a small organization, each piece produced may be checked to ensure that it conforms to the quality specification laid down for product। जितने भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर आप हर एक पीस को चेक कर सकते हैं।
आपके नेबर में जो भी टेलर होगा या आपके टाउन में जो भी टेलर होगा वो हर एक पीस को स्टिच करने के बाद चेक करता होगा। However, this might not be possible in large organization, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। Thus, in large organization, certain pieces are checked at random for quality. एक फैक्ट्री जो एक दिन में 1000 शर्ट बना रही है, वो रैंडमली 5 या 10 शर्ट्स लेगी एज ए सैंपल चेकिंग। वहां पर हर एक पीस को चेक करना पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज नोन एज सैंपल चेकिंग। अब हम लोगों ने टारगेट सेट कर लिया, हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर लिया। अब हम करते हैं कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड टारगेट से। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। अब होता क्या है, आपका टारगेट था 98% का, बट आप अटेन कर रहे हैं 68%। तो ये जो बीच का 20% का गैप है, इस चीज को हम स्टेप 3 में देखते हैं कंपेयर करके। कंपैरिजन बिकम्स इजियर व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव। अगर आपने दोनों चीजें क्वांटिटी में सेट करी है, स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी, तो उनका कंपैरिजन इजी हो जाता है। अब हम पिछले वाले ही कुकीज वाली फैक्ट्री के एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर योर टीम बेक अ बैच ऑफ कुकीज, इट्स टाइम टू सी हाउ वेल दे डिड कंपेयर टू योर कुकी मेकिंग रूल्स। एक बैच कुकीज का पूरा तैयार हो गया। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं है। Comparing actual performance with standard, you set a rule that each batch should have 20 cookies with chocolate chips. आपने ये सेट किया है कि हर एक बैच में 20 कुकीज पर जो है चॉकलेट चिप्स को चेक किया जाएगा। नाउ यू काउंट द चॉकलेट चिप्स ऑन ईच कुकीज इन अ फ्यू बैचेस। और आप हर एक बैच के कुकीज को, कुछ कुकीज को चेक कर रहे हैं। इफ वन बैच हैज 18 कुकीज विद चॉकलेट चिप, दैट्स अ डेविएशन फ्रॉम योर स्टैंडर्ड। अब आपने तो बैच बनाया है 20 कुकीज का, लेकिन एक्चुअली वो आ रहे हैं 18, तो ये एक डेविएशन है, ड्रॉबैक है। और ये जो डिफरेंस है इसका आपको पता लगाना है। इजियर कंपैरिजन सिर्फ तब होगा जब ये क्वांटिटी में होगा। वी वांट 20 चॉकलेट चिप्स कुकीज, बट हमारे पास 18 है, तो ये डेविएशन हम सिर्फ तब निकाल पा रहे हैं जब ये आपने क्वांटिटी में स्टैंडर्ड और एक्चुअल को सेट किया। एनालिसिस डेविएशन, अब जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको एनालिसिस करना। देखो, कुछ डिफरेंसेस तो ऐसे होते हैं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। हम लोग मान के चलते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही आता है जब भी हम टारगेट को सेट करते हैं। लाइक आपने टारगेट सेट करा है 98% का, बट आपके 97.5% मार्क्स आ रहे हैं, इट्स ओके, इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। इसलिए ये जरूरी है कि कितनी ऐसा डिफरेंस है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो आता है। इसके लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन दो पॉइंट्स को पढ़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है? इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी को कभी भी चेक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। इसलिए जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा की रिजल्ट एरिया मतलब आउटपुट पर आ जाता है, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। In a company, it's not like checking every little thing, but paying extra attention to the most important stuff. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज में भी छोटी छोटी चीजों को हम एक्स्ट्रा अटेंशन दें, ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया को ही चेक करते हैं। इसके लिए ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, if the cost of making the toys goes up by 5%, it is bigger problem than the postage charges going up by 15%। यहां पर अगर कॉस्ट 5% बढ़ रही है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोर एक्टिविटी है, उसके लिए ज्यादा मेन पॉइंट है, ना कि पोस्टेज, लेटर, कुरियर के 15% अगर रेट बढ़ रहे हैं, वो उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर हम लोग दो डिफरेंट चीजों की परसेंटेज को देखते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस it is referred to as control by exception. It is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing.
मैनेजमेंट इस बात को कहता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज को कंट्रोल करने पर आओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। दस ओनली इंपॉर्टेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए ऐसे डिफरेंसेस जो अपनी रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब अपने एक्सेप्टेबल रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे को ही हमें मैनेजमेंट की नोटिस में लाना चाहिए। In a company, it is not bothering with every little thing, but paying attention to the important stuff that can really change the game. For example, if the plan says it's okay, the cost of making toys goes up by 2%. मतलब अगर आपके टॉयज की कॉस्ट 2% हाइट जा रही है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू ओनली टेल द बॉस इफ इट इज गो हायर देन। लेकिन अगर ये 2% से ज्यादा जाती है तब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर इशू हो सकता है। बट इफ इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम लाइक 5%, अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि यहां पर टॉय की कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है 5%, ये एक मेजर इशू है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आपके एग्जांपल में एक ही चीज की दो अलग अलग परसेंटेज होंगी, लाइक कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉयज की दो अलग अलग परसेंटेज हैं। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आपके पास दो अलग अलग टॉपिक होंगे। जैसे यहां पर 5% कॉस्ट ऑफ टॉयज की बात हो रही है और 15% जो बात हो रही है, 15% पोस्टेज चार्जेस की बात हो रही है। इस तरीके से इस डिफरेंसेस को देखते हुए आप बहुत इजीली इसकी केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केस स्टडी का आंसर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए या की रिजल्ट एरिया होना चाहिए। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशन, डिफरेंसेस का पता लगाने के बाद these differences need to be analyzed for their causes, ये पता लगा जाए इन डिफरेंसेस का कॉज क्या है। डेविएशन में है मल्टीपल कॉजेज और इन डिफरेंसेस के बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कोई प्रोसेस का डिफेक्टिव हो जाना, रिसोर्सेज का इनएडिक्वेट होना, या हमारे स्ट्रक्चर में भी कोई ड्रॉबैक हो सकता है। नाउ द लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा, एक्चुअल को भी देखा, कंपेयर करा, डिफरेंसेस का भी पता लगाया। अब उन डिफरेंसेस को जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा नहीं होगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग अ प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट स्टेप में हम लोग जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको ठीक करते हैं। If things are going as planned, no action is needed. अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में चीजें चल रही है, ऑल परफेक्ट, तो कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। बट इफ थिंग्स गो ऑफ ट्रैक, स्पेशली इन इंपॉर्टेंट एरियाज, मैनेजर नीड टू एक्ट राइट अवे टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। लेकिन अगर मेजर पॉइंट पर, मेजर इश्यूज में, इंपॉर्टेंट एरियाज में, मतलब आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आने वाले इश्यूज को रोका जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा किया जा सके। टेकिंग करेक्टिव एक्शन कुड मीन ट्रेनिंग एम्प्लॉय इफ प्रोडक्शन टारगेट्स आर अनमेट। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए। For a project failing behind schedule, manager might add some more workers. अगर टारगेट पूरा होने में टाइम डिले हो रहा है तो ज्यादा वर्कर्स को जॉब पर रखा जाए, इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए और ओवर टाइम की भी परमिशन दी जाए। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान और एक्चुअल में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रेक्टिफाई कर सकता है। If the issues cannot be fixed by the manager, they might need to be change the standard. लेकिन अगर बहुत सारे एफर्ट्स के बाद टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है तो मैनेजर को दोबारा से स्टैंडर्ड को रिवाइज करना चाहिए। सो फाइनली द चैप्टर इज ओवर और हम लोगों ने आज कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। होपफुली आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ इसे आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू।